Hello children, I am Ritu Hara from Vidyashram Public School, Kota, Rajasthan. I am a social science faculty and today I am going to introduce with the geography chapter of class 10, that is agriculture. अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 होगा और अगर नई बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 होगा. नाउ व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर, सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में इस चैप्टर में समझना है. इसमें आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझाई जाएगी जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देन कमर्शियल फार्मिंग जिसको प्लांटेशन का ही एक रूप कह सकते हैं. उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे यानी किस किस तरह से फसलें उगाई जाती है. उनके हिसाब से 3 सीजन होते हैं, राबी सीजन, खारिफ सीजन एंड ज़ैद सीजन. ये टाइम पीरियड जो है सीजन का ये कब से कब तक रहता है, कब सोइंग होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है और कौन सी फसलें इनमें उगाई जाती हैं. उसके बाद हमें मेजर क्रॉप्स देखनी है यानी फूड ग्रेन्स इंडिया में कौन कौन सी उगाई जाती है. तो वो है आपकी राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस. इंडिया वर्ल्ड में किस रैंक पर आता है और कौन से स्टेट में इसका कितना प्रोडक्शन होता है, क्या मेथड्स इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस इनको ग्रो करने के लिए वो क्या होती है. उसके बाद अदर देन ग्रेन्स हम देखेंगे तो शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी. अगेन इनकी रैंकिंग देखनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है इनको ग्रो करने के लिए और कहाँ कहाँ उगाई जाती है. उसके बाद हम नॉन फूड क्रॉप्स देखेंगे, फसलों के अलावा कौन सी चीज़ें उगाई जाती है, रबर, कॉटन, जूट, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम में आती है. तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि कंडीशंस कहाँ उगाई जाती है. इसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या होता है वो समझेंगे. फिर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इंडिपेंडेंस के बाद हमने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या टेक्नोलॉजीज और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है बेटर हो सके. उसके बाद ब्लडलेस रेवोल्यूशन हमें देखना है जिसको भूदान और ग्रामदान कहा जाता है. यानी इसमें ज़मीन और गांव पूरे पूरे दान कर दिए गए थे, इसमें कोई खून खराबा नहीं था, इसलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है. तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर. इसमें हमें देखना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. अब क्योंकि ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखना है. अब यहाँ आपको नाम से ही क्लियर है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब यानी ओल्ड मेथड्स, प्राइमरी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर हम जो ओल्ड मेथड्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, जैसे स्मॉल पीस ऑफ लैंड रहती है उसमें हम खेती करते हैं, फैमिली जो लेबर है वही रिक्वायर्ड होती है, सारी ओल्ड मेथड्स का इस्तेमाल होता है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, रेनफॉल हम उसी पर डिपेंड रहते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा इनपुट इसमें नहीं लगा रहे हैं. जैसे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई बाहर की लेबर नहीं आ रही है हमारे पास में. इसके अलावा जो नेचुरल रेनफॉल है उस पर हम डिपेंड रहते हैं यानी हम कैनाल्स, ट्यूबवेल्स इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं. रेनफॉल अच्छी होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो सॉइल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको मिल रहा है वो अच्छा मिलेगा. दैट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्शन जो है आपका धीरे धीरे ईयर बाय ईयर रिड्यूस होता रहेगा, प्रोडक्टिविटी जो है कम होती रहेगी. और जैसे ही प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उस लैंड की फर्टिलिटी जो कम हो जाएगी, हम नेक्स्ट लैंड पे चले जाएंगे. अब ये लैंड कैसे यूज़ की जाती है, इसको स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक के अंदर चैप्टर में साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे कुछ खेतों में आपको ऐसे आग सी नज़र आएगी. तो पहले क्या करते हैं किसान, इसके अंदर एक लैंड एरिया जो जंगल का है उसमें पेड़ वगैरह कट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो रिमेन्स होते हैं उनको आग लगा के जला दिया जाता है और फिर उसी एशेज़ में बीज डाल देते हैं और जैसे रेनफॉल होती है उनके साथ ही वो ग्रो कर जाते हैं. अब इसमें काफ़ी सारे नुकसान हैं. एक तो जंगल में आग आगे फैल सकती है, काफ़ी सारा पोल्यूशन हो रहा है और फिर उसमें हम दूसरे मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बार बार वही फसलें उगाए जा रहे हैं. तो जो न्यूट्रिएंट्स एक बार एब्जॉर्ब हो गए अगली बार भी होंगे और फर्टिलिटी जो है रिड्यूस होती रहेगी. अगर इसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट के नाम पे देखें तो काउ डंग वगैरह जो मैन्योर रहता है, नेचुरल मैन्योर, वो यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कोई आउटपुट इसमें, कोई एक्स्ट्रा इनपुट इसमें नहीं लगाए जाते हैं. ओल्ड टूल्स जो है, प्रिमिटिव टूल्स आपके जैसे हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है. जो रीजनल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको गेती, फावड़ा और हसिया, सिकल जो होता है जिससे फसलें काटी जाती हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है. अब जैसे वो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है सॉइल की, नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड उसी तरह से क्लियर करते हैं, जंगल काटते हैं, जला देते हैं और उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं. तो इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी
कम मिल रही है, जंगल में आग फैल सकती है, पोल्यूशन होता है, तो बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब ये जो वर्ड है स्लैश एंड बर्न, इसको अलग अलग एरियाज़ में इंडिया के और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं झूमिंग बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आपका आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पे इसको झूमिंग कहा जाता है। तो आपको ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दूसरा आपका ये जो झूमिंग है इसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से जानते हैं। जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, कानोको वेनेजुएला में, ऐसे बहुत सारे नाम आपको बुक के अंदर दे रखे हैं। तो कुछ बेसिकली आपको मिल्पा और झूमिंग ये 2 नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर भी आपके पास पीस ऑफ लैंड तो छोटा ही रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन प्रेशर रहता है वो उस पर काफ़ी सारा रहता है। यानी आपको स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे ही प्रोडक्शन काफ़ी सारा करना है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा इनपुट्स यूज़ करोगे, यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल होगा, इरिगेशन का है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का हम यूज़ करेंगे, मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ताकि उनमें कीड़े ना लगें, क्योंकि हमें उस छोटी सी ज़मीन से प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा लेबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी जो आती है आपकी वो है कमर्शियल फार्मिंग। अगेन द नेम सिग्निफाइज कमर्शियल, यानी एंटायरली फॉर मार्केट पर्पस, कमर्शियल यूज़ के लिए है, यानी हमको सेलिंग पर्पस से जो भी फसलें उगानी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसके अंदर भी बहुत एक्स्ट्रा इनपुट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स हम यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड्स, ताकि प्रोडक्टिविटी हमें हायर क्वालिटी की मिल सके। उसके बाद डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब कितना कमर्शलाइजेशन है वो एक एरिया से दूसरे एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पर इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है, तो कुछ ही अपने लिए रखते हैं, बाकी सारा सरप्लस मार्केट के लिए होता है। तो वहाँ पर, और उड़ीसा में आप देखोगे तो ये सब्सटेंस क्रॉप है, क्योंकि उड़ीसा थोड़ा सा पुअर स्टेट है, वहाँ पे फार्मर्स इतने रिच नहीं है, तो ज़्यादातर उनका जो प्रोडक्शन है वो नियर बाय मार्केट के लिए या खुद के लिए ही होता है। फिर इसके अलावा प्लांटेशन भी आपका कमर्शियल टाइप में ही आता है, क्योंकि प्लांटेशन में हम क्या कर रहे हैं, लार्ज फार्म होता है, बहुत बड़ा स्टेट होता है हमारा, उसमें हम फार्मिंग करते हैं और सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उसके अंदर क्रॉप रोटेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ये इंडस्ट्री का इंटरफेरेंस, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे इनपुट्स के अलावा हमें माइग्रेंट लेबर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बाहर से लेबर आते हैं, दूसरे एरिया से लेबर आते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। और इसका जो भी प्रोडक्शन है मैंने आपसे कहा कि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे इंडिया में हम देखेंगे प्लांटेशन के अंदर तो हमारे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें प्लांटेशन के अंदर आती है। बेसिकली जैसे टी आसाम वेस्ट बंगाल में है हमारे, फिर कॉफ़ी हमारे कर्नाटका वगैरह में, तो इस तरह से बहुत सारी फसलें हम लोग उगाते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। किस तरह से कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो हमें अब पैटर्न देखना है। पैटर्न के लिए हमारे पास 3 सीज़न है, राबी सीज़न, खारिफ सीज़न एंड जेड सीज़न। राबी सीज़न जो है आपका विंटर स्टार्टिंग से चालू होता है और समर स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इम्पॉर्टेंट जो राबी क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में वो है वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। उसके अलावा काफ़ी सारे एरिया में इंडिया में ये फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा जहाँ पर उगती है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी। ये आपके इम्पॉर्टेंट वीट और अदर राबी क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। उसके अलावा जो विंटर में प्रेसिपिटेशन होती है, हल्की बारिश जो होती है विंटर मंथ्स में, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मावट बोलते हैं, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर वो बारिश नहीं होगी तो राबी क्रॉप्स इतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, तो उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए वो बारिश काफ़ी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके और दूसरे एरियाज़ भी हैं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब वगैरह, यहीं पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह भी आया था, जिसकी वजह से राबी क्रॉप्स का हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया था।
नेक्स्ट हमारा है खारिफ सीजन। खारिफ सीजन हमारा मॉनसून की स्टार्टिंग के साथ शुरू होता है और विंटर की स्टार्टिंग के साथ ही खत्म हो जाता है, यानी ऑनसेट ऑफ द मॉनसून और जब मॉनसून खत्म होता है उसके साथ जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है सीजन का, उसके साथ खारिफ क्रॉप्स का सीजन भी हमारा खत्म हो जाता है। तो ये हमारी हम लोग मॉनसून के साथ गा रहे हैं और सितंबर अक्टूबर तक आते आते इसको खत्म कर रहे हैं। जो मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है पैडी यानी राइस, मेज, भुट्टा जिसको कॉर्न भी कहा जाता है, देन ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अब इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो हमारे हैं वो है राइस वाले आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली जो कोंकण कोस्ट है हमारा। उसके अलावा यूपी, बिहार ये भी है। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पैडी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब हरियाणा में। उसके अलावा जो स्टेट्स हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे 3 तरह की राइस उगाई जाती है एक साल के अंदर ही। दीज आर ओस, अमन एंड बोर। ये 3 तरह के चावल यहाँ पे पूरे साल की फसल हो गई है। उसके बाद राबी और खारिफ के बीच का थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है जिसको हम जेड सीजन कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड हमारा है इन बिटवीन राबी एंड खारिफ देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जेड सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग, अगर हम देखेंगे तो वो अप्रैल, मई, जून वाला जो टाइम होता है वो बेसिकली आपका जेड सीजन है। इसके अंदर आपकी वाटरी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं वो उगाई जाती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, कुछ और वेजिटेबल्स हैं, कुछ फॉडर क्रॉप्स हैं, और इसके अलावा शुगर केन जो है वो ऑलमोस्ट ईयर लॉन्ग की आपकी फसल है। तो बेसिकली हमें 3 सीजन समझने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे कौन सी फसल कब उगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप समझ जाओगे कि राबी सीजन कब से कब तक है, तो आप इस एनवायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने आप, अगर आपसे पूछा जाएगा इस सीजन की राबी की आपकी है वीट, तो आप समझ जाओगे कि वीट में एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम थी और सर्दी के टाइम पर उगाया जा रहा है। तो आप समझ जाओगे कि लो टेम्परेचर चाहिए, बारिश कम चाहिए। उसके अलावा कब कट रही है, जब मार्च अप्रैल का टाइम होता है तो ब्राइट सनशाइन चाहिए राइटनिंग के टाइम पर। उसके अलावा जो सर्दी में हल्की बारिश होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से आती है, तो इस तरह से आप अपने आप समझ जाओगे कि कौन सी फसल के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, अगर आप इन सीजन के अकॉर्डिंग इन फसलों को याद रखोगे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बाकी हम आगे जो है मेजर क्रॉप्स वो कंटिन्यू करेंगे।